हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोगों ने अपनी क्लास में कल शुरू किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। कल हम लोगों ने ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। आज अपनी वीडियो में देखेंगे अक्षांश। चलिए गाइस, क्लास शुरू करेंगे। अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये ग्लोब, ठीक। हमने 0 डिग्री की जो ये रेखा खींची, ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में हमको क्या मिल जाएगी? कर्क रेखा मिलेगी, ठीक। 23.5 डिग्री जब साउथ में हम लोग चलेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगी मकर रेखा। यहाँ पे हमको 66.5 डिग्री साउथ में हमको मिल जाएगा आर्कटिक वृत्त, और इधर भी हमको मिल जाएगा 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त मिलेगा। इधर कहाँ पर? नॉर्थ में। और जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे ध्रुव पर, तो ये एक बिंदु होता है, ये रेखा नहीं है, ये एक बिंदु होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। और साउथ में नीचे दक्षिण पाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। चलिए इसको विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब पे हमने जो 0 डिग्री की रेखा खींची, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में हमको मिलेगी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में हमको मिल जाएगी मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमको मिलेगा आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ में मिल जाएगा हमको अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और नीचे 90 डिग्री पे हमें को मिल जाएगा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। इससे देख लीजिए क्वेश्चन बनता है, भूमध्य रेखा पूछी जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को कहते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, ये 0 डिग्री है, ये भी एक सबसे बड़ा अक्षांश तो यही होता है। ये समानांतर रेखाएं होती हैं, मतलब एक दूसरे को ये काटती नहीं है, इनकी जो लंबाई होती है समान होती है, नाम से ही पता चलेगा समानांतर, ठीक। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमको कितनी रेखाएं मिलेंगी? 79 मिल जाएंगी। नीचे ऐसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर भी हमको 79 मिल जाएंगी। और ये होता है ना ध्रुव, ये एक रेखा नहीं है, ये बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर 90 तक चले गए, फिर नीचे 90 तक आए, तो कितने हो गए? 90 180 रेखाएं, 180 हो गए। लेकिन ये क्या है? ये दोनों हमारी रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। जब हमने इसमें से 2 कम कर देंगे, क्योंकि ये वृत्त, ये जो बिंदु हैं, ये कोई रेखा नहीं है। जब हमने 2 कम किया तो 178 हो गए, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारी ये 0 डिग्री वाली हो गई। तो हमारी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर कोई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। 180 नहीं टिक करना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक बिंदु होता है। आगे चलेंगे, विषुवत रेखा के बारे में देखेंगे। पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की अगर दूरी कोई पूछता है तो ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे ये 2 अक्षांश हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 अक्षांश है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? लगभग 111 किलोमीटर होगी। देशांतर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये हमको दिख रहे थे जो समानांतर रेखाएं हैं, ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। लेकिन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं? ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये समानांतर नहीं होती हैं, ये बराबर नहीं होती हैं। जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी दूरी क्या होती है? इनकी दूरी घटती है। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो इनकी दूरी बढ़ती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। देशांतर रेखाएं फिर से देख लीजिए, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर, यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर, उत्तर में जाइए या दक्षिण में जाइए, अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी दूरी घटेगी। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो इनके बीच की दूरी कैसी हो जाएगी? इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। आगे चलेंगे, 0 अंश 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। हमारा भारत ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कैसे देखेंगे यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये 0 डिग्री
रेखा है, ग्रीनविच रेखा। हमारा भारत कहाँ है? पूरी तरीके से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। ये हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ से यहाँ तक क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी गोलार्ध है। जब ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, तो हमें आधा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी तो होगी ना, आधी रेखा पीछे होगी, तो वो 180 डिग्री रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जब हम लोग ग्रीनविच रेखा से इधर पूरब की तरफ चलेंगे, हमारा भारत कहाँ है? पूरब की तरफ है, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 गिनते गिनते जब हम लोग यहाँ तक आएंगे, तो हमारा भारत जिस अक्षांश और वृत्त पे हमको मिल जाएगा, तो हमारा भारत हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, हमारा भारत पूरी तरीके से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलेंगे। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया, जैसे ये अगर हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो हमको इसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, आगे वाला, पीछे भी तो इसके कुछ होगा, यहाँ पीछे, तो वो 180 डिग्री जो पीछे की रेखा होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। चलेंगे आगे। कर्क रेखा पर विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, मतलब 23 सही 1/2 डिग्री कहाँ? उत्तर की तरफ। क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर पूछा जाएगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो वहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी रहेगा और 23.5 डिग्री साउथ भी रहेगा। ज़्यादा खुशी में साउथ नहीं लगा देना, क्योंकि वो फिर मकर रेखा हो जाएगी। इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहेंगे, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। कहाँ पर काटेंगी? शून्य अक्षांश रेखाएं और शून्य देशांतर रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। और याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस आकार की आकृति है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब आप लोगों का काम क्या है? मैप उठाइएगा और मैप में देखिएगा विषुवत रेखा अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्य, यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर के हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे चलेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में या 3 परतों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहा जाता है। सारे लोग इन नामों से परिचित होंगे। भूपर्पटी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसको सियाल परत भी कहते हैं, मतलब इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। सियाल क्षेत्र में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है। गाइस, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। आगे चलेंगे। मेंटल। ये मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं है, पृथ्वी की एक परत है। ये पृथ्वी की मध्य परत है और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है और इसका निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर ही हुआ है। इसे सीमा परत भी कहा जाता है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। छोटे से नोट्स बनाइए, एक जगह सियाल लिख लीजिए, किस परत में मिलेगा? भूपर्पटी में। सीमा किसको कहा जाता है? मेंटल को। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। केंद्रीय भाग या कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरियम से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है।
पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बना है, साइंस में भी पूछा गया है और ज्योग्राफी में भी पूछा गया है। पृथ्वी पर कितने मीटर की गहराई पर जाने पर ताप बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप बढ़ जाता है 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी चट्टानें हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें पर्वत दिखाई देते हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत, उससे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारी पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन उनकी खोज कर पाना संभव नहीं हो पाता, वहाँ तक जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तथा जैव मंडल। स्थल मंडल के बारे में देखेंगे, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, हिंदी में भी लिखा रहता है लिथोस्फीयर ऐसे, तो याद रखना। ठीक है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कितना मीटर ऊंचा है? 8,848 मीटर। अभी नेपाल और चीन ने इसकी जो ऊंचाई है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसका ऐसा अनुमान लगाया है और बताया है कि वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त में है, लगभग 11,033 मीटर, कहीं कहीं 11 किलोमीटर देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। पृथ्वी के धरातल पर 70.8% भाग पर जल मिलेगा, 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। चट्टानों को देखेंगे, पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल या चट्टान कहते हैं। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित या कायांतरित शैलें। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल ये मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण हुआ है। आग्नेय मतलब जो आग से ही पैदा हुई है। मैग्मा और लावा क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी आते हैं और वो फूटने के बाद में जितना लावा और मैग्मा ऊपर जमा हो जाता है उसी से आग्नेय शैलें बनती हैं। तो आग्नेय मतलब जो आग से बनी हुई है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण पूछे जाते हैं, 2-4 ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इनका नाम याद रखना: बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट तथा डायोराइट और ग्रेबो इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट तो सारे लोग याद रखते हैं, इन तीनों के नाम याद रखना है। पेग्माटाइट, डायोराइट और गैब्रो कौन सी चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, ये अवसादों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। अवसादी शैल कैसी होती है? परतदार होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परतदार चट्टानें इसमें से कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी, रूपांतरित। तो याद रखना, परतदार चट्टानें होती हैं अवसादी शैल, जो होती हैं परतदार होती हैं। अवसादी शैलों में वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। इनका भी उदाहरण याद रखना है: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। गैब्रो पढ़ा, अभी हमने बलुआ पत्थर पढ़े थे, बलुआ नहीं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, वो किसके उदाहरण हैं? आग्नेय के। बलुआ, चूना पत्थर, नमक की चट्टान, ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टानें। रूपांतरण मतलब किसी के रूपांतरण से ही मिलकर बनी होती हैं, जैसे रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शैल कहा जाता है। जैसे कोयला है, कोयले के ऊपर बहुत ज़्यादा ताप और दाब डालने के कारण ही उसके रूप में परिवर्तन होता है, वो हीरा बन जाता है। उसी तरीके से एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ताप, सफलताएं, असफलताएं और बहुत सारी परेशानियों को झेल कर ही वो आगे बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी में क्या बन जाता है? वो भी हीरा बन जाता है, अपनी जॉब पा लेता है। तो वो भी क्या है? एक इंसान भी क्या है? रूपांतरित शैल का ही एक उदाहरण है। ये एक जॉब था।
स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। याद रखना, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस कैसी चट्टानों के उदाहरण हैं? रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। जैसे संगमरमर आप देखते हैं कितना कीमती होता है, इससे कितनी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ताजमहल का भी निर्माण हुआ। तो क्या है, पहले भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाब पड़ा, इसने बहुत सारी चीज़ों को झेला, तब जाके ये संगमरमर बना। लोग आज इसकी इतनी कीमत को समझते हैं। चलिए गाइज, आज का टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। कल आगे देखेंगे ज्वालामुखी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।